ठीक है, हाथ खड़े थे। उसमें एक नया पेपर जुड़ा था कुछ साल पहले, एथिक्स का। उसमें बहुत सारे मूल्य मूल्य है, सत्यनिष्ठा है, संवेदना है, दृढ़ निश्चय है, सेवा भावना है, ये सब चीजें हैं। मैं कई बार जिक्र भी करता हूं और आज फिर आपको बताऊंगा कि अगर आपके अंदर ये सारे मूल्य हैं या कम मात्रा में है, मूल्यों की भी एक सघनता होती है कि कितना गहरे से वो आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर कम मात्रा में बैठे हुए हैं तो भी जब आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये मूल्य आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। पहला, अनुशासन, डिसिप्लिन। प्रोफेसर साहब जैसे बता रहे थे कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब सब लोगों को पता है कि टाइम की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा समझ आती है तो किससे आती है? यूपीएससी की पढ़ाई से। अगर किसी ने कोई भी एग्जाम क्लियर किया है या किसी की तैयारी की है, उसको पता है कि अगर 1 घंटा भी खराब हो गया तो फिर खुद को दोषी मानने लगता है व्यक्ति। ऐसा इस एग्जाम में टाइम की वैल्यू है। सब लोग, कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं यहाँ पे? टाइम टेबल से पढ़ते हैं? ठीक है, मैंने देख लिया। अब ये बताइए कितने लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं? मतलब 80-90% कर लो तो भी हाथ खड़े कर सकते। अब दो तरीके के टाइम मैनेजमेंट होते हैं। पहला, आपने बेसिक बेसिक बना लिया कि भाई दिन में 7-8 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसके बाद में थोड़ी देर खुद को समय दूंगा, कुछ देख लूंगा अच्छा। ये दूसरे प्रकार का टाइम मैनेजमेंट है, वो है बहुत ही दुस्साहसी वाला टाइम मैनेजमेंट। रात को 12 बजे सोऊंगा, सुबह 4 बजे उठ के 4:10 पे पढ़ाई करना शुरू करता हूँ। 4:10 से लेके 8 बजे तक पढ़ूंगा। 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसमें ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, फिर 4 घंटे दोबारा से। ठीक है, इतना कठोर टाइम टेबल बना लेंगे कि खुद मोहित हो जाएंगे उसको देख के कि वाह क्या टाइम टेबल बनाया है। और ये फील आने लग जाएगी कि इससे तो 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, उसके बाद करूंगा क्या। ठीक है, तो 2 प्रकार के टाइम टेबल बनाने वाले लोग होते हैं। आपको कौन से वाला बनना है? पहले वाला। कि मोटा मोटा अपना एक टाइम टेबल बनाना है, उस पर स्ट्रिक्ट रहना है और उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। अब उसके बाद में पहला मैंने बताया डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के मामले में डिसिप्लिन होना है। मैं हर जगह ये बोलता हूं कि अगर आप हेल्थी और फिट हो तो आप कोई भी चीज कर सकते हो अच्छे से। और अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन के टाइम में सबको बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है, सारे रात को 10 बजे घर आते हैं, 11 बजे घर आते हैं। तो हम लोग, हमारी कुछ टीम थे, इलेक्शन की टीम के लोग, हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं शाम को 9:30-10 बजे घर पहुंचा और फिर रनिंग करने चला गया। तो टीम के एक सदस्य ने पूछा कि सर आप अभी क्यों रनिंग करने जा रहे हैं इतने थके हुए? तो मैंने कहा यार शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब अच्छा लगने लग गया। ठीक है, तो हेल्थ की जो आदत है वो एक बार लगानी बहुत थोड़ी सी मुश्किल है। मजबूरी क्यों थी? क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की तो इतना 10 घंटे के बाद में व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लो तो वापस से आप काफी स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, अच्छी नींद आती है आपको, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, और उसके बाद में क्या होता है, आपका फोकस अच्छा बनता है अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट 20-25 मिनट का करते हो तो। और तीसरा, मेरी लाइफ का ये भी लक्ष्य है कि मैं आज से 20-25 साल बाद ये ना देखूं कि यार मैंने काम तो बहुत कर लिया पर मेरी हेल्थ नहीं बची। तो वो चीज के लिए जरूरी है अपनी डिसिप्लिन हर एस्पेक्ट में लेके आनी है। आपको खाना खाना है तो ठीक है, आप खाइए, बाहर का खाइए, कॉलेज में नहीं खाएंगे तो गलत है। ये मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ दीजिए, पर थोड़ा अच्छा क्लीन खाने की भी हैबिट रखिए। ये सारी चीजें को जब डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, उसके बाद में फूड मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को आपको मैनेज करके रखना है। उसके बाद एक मूल्य की बात की थी, सत्यनिष्ठा की।
सत्यनिष्ठा का मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं समझाऊंगा कि ये गीता में लिखा था मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आप सोचते हो वैसा आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। 100% नहीं कर पाते, लेकिन जितना हद तक कर सकते हैं उतना करें। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। पिछले कुछ सालों से सभी लोग यूट्यूब पे हैं, वीडियोस देखते हैं। तो तैयारी करने के लिए दो वर्ग मैं मोटे मोटे बोलूंगा। एक, जिनको सर्विस करनी है, सर्विस का मतलब है कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, वो उनके लिए आते हैं कि, और ये बात के लिए मैं वाउच कर सकता हूं कि ये सर्विस ऐसी है जिसमें आप कंपैरेटिवली, सभी लोग सोसाइटी में योगदान देते हैं, कंपैरेटिवली अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप में शिद्दत है काम करने की तो। ठीक है, एक तो सेवा भावना हो गई। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये देख करके आते हैं कि भोकाली, ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया कि आईएएस की रॉयल एंट्री हो रही है, आईपीएस की रॉयल एंट्री हो रही है, पीछे गार्ड है, गाड़ी चल रही है, सायरन बज रहा है, सर को ही देखा। दूसरे वो लोग हैं। तीसरे कुछ अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी को अच्छी शादी करनी हो, किसी को पैसे कमाने हो, एक्सवाइजेड जो भी है। तो इंटीग्रिटी से मतलब है कि आपका जो सोचने का तरीका है, इसका नाम सिविल सेवा है। तो अगर आप पहले वाले काम के लिए आ रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका। और अगर आप दूसरे या तीसरे चीजों से प्रेरित होकर के आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या आप उस चीज से ड्राइव होते हैं कि मुझे तो भोकाली करनी है, गाड़ी घोड़े चाहिए, बढ़िया से लाइफ सेट है, तो फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि आप गए तो थे भोकाली देख के, भोकाली बिल्कुल है, लेकिन उसके सामने बहुत सारा काम भी है। ठीक है, काम तो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आप नहीं करेंगे तो फिर आप पे लोग सवाल उठाएंगे। आप सोचेंगे कि यार भोकाली के लिए आया था, लोग तो सवाल उठा रहे हैं। आज के टाइम पे जनता भी बहुत जागरूक है ना, अधिकारों के लिए जागरूक होना अच्छी बात है। तो दो समस्याएं खड़ी होती है कुछ लोगों के सामने जब उनको प्रेरणा देने वाले तत्व दूसरे होते हैं। ठीक, तो सत्यनिष्ठा से मतलब है अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो सोच भी वही रखें कि सेवा के पर्सपेक्टिव से जाना है। तीसरी चीज हो गई संवेदना। अब एक कंपैशन फैटिक का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे हॉस्पिटल में जनरली बोलते हैं कि नर्सेज में उतनी करुणा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि रोज वही पेशेंट देखने हैं, तो व्यक्ति की करुणा धीरे धीरे कम होने लगती है, करुणा की थकान पैदा हो जाती है। तो ये चीज मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, आपके कितने ही परेशान है आप, लेकिन आपके गेट पे कोई व्यक्ति है जिसको जरूरत है, तो आप उससे प्रेम से बात करें, उसकी बात को समझें, उसको ये ना टरकाएं कि कल आना यार, अब हो गया, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि उनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप उनको वो चीज दे सकते हो जो चीज की उनको जरूरत है। आज भी लोग ऑफिस में घुसते हैं तो अपनी चप्पलें उतार के घुसते हैं, ये मैंने फील किया। चप्पल उतार के घुसेंगे, चरण स्पर्श करने आएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप लोग ये बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े दिन पहले एक सर्वे आया था, उसमें ये था कि भारतीय सेना और न्यायपालिका विभाग में कलेक्टर का ऑफिस तीसरा वो ऑफिस है जिसपे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को। ठीक है, तो वो विश्वास है जो लोक विश्वास, वो मूल्य आप सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप ये सब सीखते हैं। उसके बाद में एक सिंसियरिटी का बोला था प्रोफेसर साहब ने। सिंसियरिटी से मतलब है कि मैं कॉलेज टाइम में इतना सिंसियर स्टूडेंट नहीं था, फिर देते हुए मुझे थोड़ा खराब भी महसूस हो रहा है कि सिंसियरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस में आने के बाद मैंने सिंसियरिटी सीखी। सिंसियरिटी का मतलब ये है कि जब आप काम कर रहे हैं ऑफिस आवर्स में, उस समय आप सिर्फ काम करिए। उसमें ये नहीं है कि आप गप्पे लड़ा रहे हैं, आप फोन पे बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन जब आपका पर्सनल टाइम चल रहा है, वीकेंड पे आराम से घर पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज छोड़ दें।
काम कर रहे हैं तो उसको सिंसियरिटी करें। जैसे आज का अगर काम आया है, ये चीज़ मैंने 1 साल में सीखी है। काम अगर आज आ गया, 2 व्यक्ति आ गए, मैं चाहे घर जा रहा हूँ, उनका काम कंप्लीट करके जाना है। ये सिंसियरिटी, ये कॉलेज में आप सब लोग देखते होंगे ना, कल करेंगे यार छोड़ो, अभी क्या है, बहुत दिन पड़े हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कॉलेज टाइम में अगर चला लें तो चल भी सकता है, लेकिन अगर आप सर्विस में आते हैं तो फिर अगर आप सिंसियरिटी नहीं रखेंगे तो थोड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। बाकी थोड़ी सी बात मैं इस चीज़ पे करूँगा कि तैयारी कैसे करनी है, कुछ बातें उनको भी बताऊँगा। कॉलेज के टाइम में एक सबसे बड़ी सलाह मेरी ये है कि कॉलेज के समय को तैयारी से घालमेल नहीं करना है। ठीक है, कि कॉलेज भी कर रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि यूपीएससी करनी है, सारे दोस्त चाय पीने जा रहे हैं, सारे दोस्त बाहर टपरी पे बैठे हैं और आप रूम के अंदर बैठ के फर्स्ट ईयर से ही लगे पड़े हैं। ये काम मत करना। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का आज फाइनल ईयर हो, वो जा रहे हो, उसके बाद में आप कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन कॉलेज के टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जब कॉलेज छोड़ दोगे तब याद आता है कितनी बढ़िया जगह थी। ठीक है, बहुत सुंदर कॉलेज है तुम लोगों का। क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो बहुत छोटा सा कॉलेज था, उसमें खैर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिला हुआ है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया, प्रिविलेज्ड चाइल्ड हो आप। ठीक है, जो इतने अच्छे प्रोफेसर्स मिले आपको, इतनी सारी चीज़ें मिली। तो ये जो 3 साल है ना, अब जैसे मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का कोर्स चलता है बीए का, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस टाइप से चलता है ना। मेरे वाले में 3 थे, 3 सब्जेक्ट का चलता था, वैसा सा कुछ है। तो वही सब्जेक्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो वही सब्जेक्ट आपको तैयारी में काम आ जाएंगे। उसके साथ में कॉलेज में होता है ना जिंदा दिली, दोस्तों के साथ घूमने निकल लिए बाहर, ऐसे ही हाट के आ गए, कुछ काम नहीं किया, वो भी जरूरी है। ठीक है, घूम फिर के आ गए, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, चाय पीने बैठ गए, 2 घंटे तक चाय पी के कपिया रहे हैं, वो भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस लगे ही रहो पढ़ाई में, ये सब नहीं करना है। ठीक है, किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है और किताबों को फेंकना भी नहीं है। कॉलेज के 3 साल अच्छे से करो, कुछ स्पोर्ट्स खेलो, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करो। ये सारी चीज़ें अगर आपने कॉलेज में सीख ली, थोड़ा मैनेजमेंट, उसके बाद में आप पढ़ाई करो। क्योंकि 3 साल जब आप अच्छे से कॉलेज लाइफ जिएंगे तो आपको ये भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार कॉलेज में भी नहीं कुछ मौज मस्ती की और अब यूपीएससी तो करने ही नहीं दे रही है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको रूम की दीवारों के बीच ही रहना पड़ेगा। थोड़ी देर अगर आप बाहर निकल पाएंगे तो सौभाग्य की बात होगी आपके। उसके बाद में कॉलेज आपने कर लिया, अगर आप मास्टर्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ में तैयारी शुरू कर सकते हैं। या फाइनल ईयर में कई लोग तैयारी शुरू करते हैं तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर से प्लीज़ मत करना कोई भी। ठीक है, कॉलेज के बाद में आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, रोज़ उनको पढ़ना है, जब उनको ख़त्म करो फिर दोबारा से 19 सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, उनको पढ़ना है, 2 बार मतलब रिवाइज करना है लगातार। बहुत बोरिंग काम होता है ये, पर आपको बना भी तो बहुत पावर दे करके एक ऐसा व्यक्ति तो बना रहे हैं जिसके पास बहुत शक्तियां हैं। तो बोरिंग वाले काम करने से डरना नहीं है, लगे रहना है। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं आपकी गलतियों की कि क्या क्या गलतियां करते हैं लोग। पहली बात, जब आप तैयारी करने लगो तो नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। नींद अच्छी लेनी है एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक, 1.5-2 महीने पहले तक। ठीक है, तब आप 7-8 घंटे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं हाथ बांध के पढ़ रहे हैं, बाल बांध के पढ़ रहे हैं कि झुकेंगे तो वो आएगी, वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करनी। और दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है खुद को, कि 8-10 घंटे अगर व्यक्ति पढ़ लेगा आराम से तो उसके लिए बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और तीसरी बात, जो साइंटिफिक चीज़ें मैंने बताई है, हेल्थ, आपका फूड, वो सारी चीज़ों पर फोकस रखना है। और चौथी बात, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, 2-3 दोस्त आपके हो जाएं बहुत है आपके। ठीक है, ये 3-4 हैं। और अंतिम बात, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं उठानी है आपको। एक एक किताब हर एक सब्जेक्ट की, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत के अलावा ऐसे नहीं आप डीडी बासु लेके आ रहे हैं, सुभाष कश्यप लेके आ रहे हैं, नहीं, एक किताब पढ़नी है आपको।
ठीक है, ये 4-5 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप कुछ वैल्यूज जो मैंने बताई हैं उन पे आप अडिग रहेंगे, तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी आपको तैयारी करने में। कुछ लोग प्लान बी लेकर के भी चलते हैं। अब सारों का ये नहीं कह सकते कि जितने लोग अटेम्प्ट देंगे सबके सब यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर सबके सब लोग आईएएस बन जाएंगे। ऐसी आदर्शवाद से प्रेरित बात मैं थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से शिद्दत से तैयारी करेंगे तो आपके पास बहुत विकल्प है जिन पर आप जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी तो यूपीएससी ये भी करती है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका अलग से पैनल होता है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जिसमें यूपीएससी का इंटरव्यू जिन्होंने दिया है वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। बस क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? एक, आपकी इंटीग्रिटी, कंपैशन, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, और पांचवा है जिंदा दिली। घूमना भी दोस्तों के साथ उतना ही ज़रूरी है, वरना आप बहुत स्ट्रेस में हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम बात बस इतनी सी करूँगा कि तैयारी करना, उसके बाद में जैसे मेरी रैंक लिख रखी है कि 337 उसमें आई, 18 वाले एग्जाम में 317 आई, उसके बाद में 18वीं रैंक आई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी सपोर्टिंग फैक्टर्स का जिनकी वजह से मेरी रैंक आई, क्योंकि मेरा योगदान ज़्यादा नहीं था। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हमें लग जाता है कि हमने रैंक निकाल दी तो हम बहुत बड़ी तोप हैं, हम नहीं हैं, ठीक है। हमारा योगदान बहुत ज़्यादा नहीं रहता, हर एक सपोर्टिंग फैक्टर का योगदान रहता है। आपको जो खाना खिला रहा है व्यक्ति, किसी ढाबे पे आप खाना खा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको दूध दे के जा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ लाइब्रेरी खोल रखी है जिसकी लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़े हो, हर एक सपोर्टिंग फैक्टर रहता है, ठीक है। आपके घर वालों ने आपके पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि बिना पैसे के पढ़ना बहुत स्ट्रेस वाला है। 12th फेल देखी होगी ना सारों ने। जब पैसे नहीं होते ना इंसान की जेब में, तो 15 तारीख के बाद में ना वो टेंशन एक अलग सर उठा लेती कि यार अब क्या करना है। और कॉलेज लाइफ में तो हम लोग राजा होते हैं 1 से 10 तारीख तक, तो घर से पैसे आते हैं उसके बाद तो वो सारी जो चीजें हैं ना, जो सपोर्टिंग फैक्टर, वो आपका योगदान देते हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन किसी के भी अंदर अहंकार आ गया कि मैंने ये कर दिया, उस दिन आप मृत व्यक्ति के समान हैं। उस दिन आप में और किसी में फर्क नहीं है जो कि जीवित नहीं है। तो अहंकार को नहीं लेकर के आना है। हर एक व्यक्ति आपको सिखाता है, आपकी कामयाबी में योगदान देता है। ये बात अच्छे से लिख लीजिए कि जितनी जल्दी आपको समझ आएगा कि मैं उतना बड़ा नहीं हूं जितना कि मैं समझता हूं, उतना आपके लिए भलाई होगी। और मुझे इस बात में तनिक भी हिचक नहीं होती कि मेरी सफलता में मेरा योगदान लेश मात्र है, 5% होगा, 5-10% बस। पढ़ने में क्या है, मेरे पास खाने के लिए फूड है, सोने के लिए घर है, मुझे पढ़ाई तो करनी है। बाकी सारी चीज़ें कितने लोगों ने क्या कुछ किया होगा मेरे लिए, कईयों ने बहुत वेल विशेस की होंगी, उनका भी योगदान है। तो इस चीज़ को अच्छे से बांध लो। ग्रेटफुल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सिंसियर रहना है। अभी तैयारी की बात मैं सोच रहा हूँ कि मूल्यों की बात मैं कर लेता हूँ, बेसिक। उसके बाद में मैं थोड़ा Q&A रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आपको 45 मिनट बोलना है, 45 से 1 घंटा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ सवाल हैं तो उनका मैं जवाब दे पाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो कुछ Q&A कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो किसी के कोई भी सवाल हो आप बेझिझक पूछिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपको आंसर देने में। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा नाम अनिल है और मैं हिंदू कॉलेज का एक छात्र हूँ और मैं भी राजस्थान से हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपकी फर्स्ट टाइम में रैंक आती है पर आप इम्प्रूवमेंट करते हो, तो इस इम्प्रूवमेंट के पीछे रीज़न क्या कमी रह गई थी? ये लैक ऑफ लक था, एक्सपीरियंस था, नॉलेज था या फिर कॉन्फिडेंस था? यार एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन बात समझन की कहन सुनन की नाही, जानत है सो बोलत नाही, बोलत है सो जानत नहीं। जो जानता है वो बोलता है नहीं है, बोलता है वो जानता नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें मुझे समझ आती है। एक तो तैयारी का लेवल तो बढ़ता ही होगा, एक साल में जितना पढ़े हैं दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे,
ठीक है, फिर सर्विस का थोड़ा अनुभव भी हो जाता है, इंसान मैच्योर हो जाता है। एग्जैक्ट कारण नहीं पता मुझे, मैं जो संभावित कारण है वो बता देता हूँ। फिर एक ये होता है कि आप ये दोष दे दें कि यार यूपीएससी की गलती है जो निकाल नहीं रहे मुझे, मैं तो बहुत बहुत ही बुद्धिमान और सबसे योग्य कैंडिडेट हूँ। और एक आप ये देख लें कि कुछ कमियां मुझ में हैं। जैसे मुझे ऐसे में मैं ऐसे अच्छे लिखता था लेकिन मार्क्स नहीं आए थे 2 बार इतने बढ़िया, तो मुझे लगा कि कुछ तो कमियां हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे से काम किया मैंने। उसके बाद में एथिक्स पे बहुत अच्छे से काम किया, पेपर फर्स्ट में मार्क्स कम आते थे उस पर बहुत अच्छे से काम किया। तो हो सकता है इन सभी फैक्टर्स की वजह से मेरी रैंक अच्छी हो गई। तो ये सारे कारण लगते हैं। कॉन्फिडेंस मैं नहीं बोलूँगा, कॉन्फिडेंस पहली बार भी ठीक था मेरे में, अंतिम बार भी ठीक था। अंतिम बार बस ये सोच लिया था कि अब और एग्ज़ाम नहीं देना फोर्थ अटेम्प्ट में, और भाग्य अच्छा था कि, या कर्म अच्छे थे जो भी हैं, कि फाइनल अटेम्प्ट में। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मैं जैसे अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो सर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, 2-3 दिन पढ़ते हैं फिर नींद आने लग जाती है काफ़ी, 1-2 दिन तो सोने में ही चले जाते हैं। तो सर कंटिन्यूटी बनाने के लिए 2-3 तरीके तो बता ही दीजिए। मैं जब ढाबे पे खाता था खाना तैयारी के टाइम पे, तो लोग पूछते थे कि जैसे मैं 2 रोटी खाता था, 2 या 3 रोटी, क्या मुश्किल है। तो एक ताऊ बोलता था मैं उनको कि ताऊ, ढाबे पे एक बुजुर्ग से व्यक्ति काम करते थे, तो बोलते थे कि 3 ही रोटी क्यों खाते हो। मैंने कहा ताऊ इतनी ही खाई जाती है। तो बोला हमारे तो तुम्हारी साइड के आते थे, थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में बोला मैं, 15 रोटी खाते थे, मैं हाथ से देता था। मैंने कहा ताऊ कहाँ है वो भी, बोला वो तो घर गए। मैंने कहा मेरे को घर नहीं जाना ताऊ। तो कुछ तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नींद आ रही है तो नींद ले लो, ठीक है, नींद को ज़्यादा खराब करना ठीक नहीं है। अगर अभी शुरुआती समय है, तो एग्ज़ाम का 1.5 महीना बचा है, फिर नींद आ रही है तो समस्या की बात है, फिर तो 5-6 घंटे ही सोना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत है तो 7-8 घंटे ले लो, दिन में 15-20 मिनट का नैप लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डाइट पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और फिर कंटिन्यूटी तो यार ये है कि अगर वो स्पिरिट तुम्हारे अंदर है कि निकालना ही है, तो फिर तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। मैं एक काम करता था कि 6 दिन पढ़ के संडे को मैं हाफ डे के बाद में ब्रेक ले लेता था। हाफ डे के बाद में नहीं पढ़ता था, 1 बजे के बाद में, लंच के बाद में सोता था, थोड़ी देर घूम लिया, दोस्तों के पास बैठ लिया, ये सब, ताकि एक आप सेलिब्रेट कर सको कि आपने 6.5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अब आधा दिन आपका है, उसमें जो आपको चीज़ें करने में मज़े आते हैं वो कर लो आप। ठीक है, बाकी कंटिन्यूटी की कोई दवा नहीं आती यार, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राधिका है और मैं हिंदू कॉलेज से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अपनी तैयारी के दौरान कंसिस्टेंट कैसे रहें। जैसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी कभी आ जाते हैं, तो उन सब से कैसे डील करें कि भाई, और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें कि हाँ भाई हो जाएगा। और देखो, हर 10 दिन में एक बार अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और ये लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सामान्य हो। हर तीसरे दिन आ रहे हैं तब दिक्कत है। 10 दिन में तो सबके आते हैं, सबको लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, सारी इतना अच्छा टाइम है, यंग एज है, इसको बर्बाद करके यूपीएससी में लगे हुए हैं। ठीक है, 10 दिन में आना खराब बात नहीं है, सामान्य लक्षण है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब भी आए तो मैं तो सो जाता था, सोने का ट्राई करता था कि 1-2 घंटे नींद ले लें तो फिर थोड़ा सही हो जाएगा। जैसे बीच में कई बार ऐसा भी होता कि मेरे को ऐसे लगा कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, वो क्राइसिस आ जाता था, तो फिर मैं घर पे आ जाता था। अगर बहुत ज़्यादा कुछ तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करता था, मेडिटेशन वगैरह करके, अगर नहीं आ रहा तो घर पे आके सो जाता था, फिर उठ के चला जाता था। वो थोड़ी देर का होता है, बहुत ही क्षणिक होता है वो, 2-3 घंटे का, उसके बाद में वापस से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का एक ही बात बताइए, लगा क्या रहे हैं तुम्हें ये देखना है ना। तो मेहनत भी उतनी रिक्वायर्ड तो है आपसे। हम ये सोच लें कि बहुत ही कम मेहनत में आराम से सो के बढ़िया से निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। आप बहुत हार्ड वर्क करके निकाल लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आप बिना हार्ड वर्क किए नहीं निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम युवराज जंगीड़ है और मैं केरोडीमल कॉलेज से हूँ। सर्वप्रथम आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनकर अच्छा लगा।
मेरा प्रश्न परीक्षा की चुनौतियों को लेकर है कि जब कोई एस्पिरेंट परीक्षा की तैयारी करता है तो बहुत सी चुनौतियां आती है, और वो तो हम लगभग सभी को पता ही है। लेकिन कुछ चुनौतियां जो हैं उससे भी बड़ी चुनौतियां सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आती है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनसे हमारे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो क्या उन चुनौतियों का सामना कर जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्या वह व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट बनने के बाद कुछ काम आता है बाद की चुनौतियों को लड़ने के लिए? क्योंकि बहुत से सिविल सर्वेंट्स जो हैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी जैसे कि सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो प्रेशर सहन नहीं कर पाते। तो फिर ये मेरा प्रश्न यही है कि वो चुनौतियों जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, क्या वो वाकई में हमारे बाद की चुनौतियों से लड़ने में सफल हो पाता है? धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं वो बाद की चुनौतियों से लड़ने में सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारे अगर वैल्यूज़ आपके अंदर है तो आप कर सकते हो। प्रेशर आता है, बिल्कुल आता है आप पे। सबसे बड़ा प्रेशर पॉलिटिशियन या और किसी का नहीं है, सबसे बड़ा प्रेशर जनता का है, जो आपकी तरफ देख रही है, जो आपके चैम्बर में आते हैं रोज की साहब ये काम है। अगर उनका काम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर तो वो है। ठीक है, तो बेसिक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ये तो रिक्वायर्ड है ही। अगर आपके पास ये है, अगर आप ऑफिस ही 12-1 बजे पहुंच रहे हो और 5 बजे आप थक जा रहे हो कि नहीं भाई घर जाना है, तो फिर तो प्रेशर आएगा ही। और जहां तक बाकी किसी और चीज का प्रेशर की बात है, तो अगर आप देखो बहुत सारी चीजें, मतलब ये भी सवाल पूछते हैं कि पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहता है नहीं रहता, तो आप इसको नेगेटिव में क्यों सोचते हैं? हम जनरली सोचते हैं ना नेगेटिव प्रेशर होता होगा। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? उनका ऑब्जेक्टिव भी जनता की सेवा करना है, उनको भी काम करवाने हैं, उनको भी अगली बार जनता का सामना करना पड़ेगा 5 साल बाद। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सिविल सेवा। दोनों के उद्देश्य समान है। अगर कोई ऐसी डिमांड है, ऐसी बात है जो कि सबकी भलाई के लिए है, तो करनी चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हो। अगर आप देख ही नेगेटिव में रहे हो कि फलाने का फ़ोन आया और वो तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो फिर आप उन गड़बड़ों को ढूंढते ही रह जाओगे, आप काम नहीं करा पाओगे। जनता को काम चाहिए, ठीक है? आप कमियां निकालते रहोगे, काम नहीं हो पाएगा। काम करने का प्रयास करो, उसमें गलतियां होगी पर आपने काम तो अच्छा किया लोगों के लिए। तो माइंड सेट का फर्क होता है। सुसाइड वगैरह की बात पे तो देखो अलग, उसका कुछ मानसिक कुछ समस्याएं हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो बाकी अगर ये वैल्यूज आपके अंदर बहुत अच्छे से बनी है तो आप अच्छे से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। Hello sir, good afternoon. Sir, my name is Abhishek Yadav from Hindi Honors. Sir, मेरा प्रश्न ये है कि सर आपने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लिया, तो सर हिंदी साहित्य का प्रशासनिक सेवा में कितना योगदान है? सर आप 2 साल से सर्विस कर रहे हैं, आपको कहीं ऐसा लगा कि हिंदी साहित्य पढ़ा है तो इसके जरिए हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो सर कितना योगदान रहा उसका? साहित्य को क्या बोलते हैं? लिटरेचर को। कितने लोगों के पास लिटरेचर कोई है सब्जेक्ट बीए में? संस्कृत, हिंदी, कोई भी। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? और एक लाइन है रामविलास शर्मा जी की कि अगर 1916 से 1936 तक का इतिहास मिटा दिया जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों से उसे और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिटरेचर तो और भी डीप में बोलूं तो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ। सोसाइटी नहीं, इंसान के अंतर्मन में घुस जाता है। और अल्टीमेटली क्या है, आपको बहुत सारी स्थितियों में को मैनेज करने के लिए उनके जो लोक संस्कृति है, उन सोसाइटी की जो आचार विचार है, उनकी अगर आप समझ होती है, वो लिटरेचर पढ़ के आप समझ सकते हो। और फिर इतनी हेक्टिक सर्विस है, कभी कभार कोई कविताएं सुनाने को मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? लिटरेचर का तो बहुत फायदा है उसके हाथ में। नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा प्रश्न यह है कि सिविल सेवा एक आम व्यक्ति के जिंदगी को कैसे बदल सकती है? जैसे आपका अनुभव रहा है, अभी तो मतलब कम ही अनुभव रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखे होंगे धरातल पे, तो कैसे एक आम व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है सिविल सेवा? धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 1 साल का मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है सिविल सेवा में, उसके बेस पर मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप एज ए रेवेन्यू जज काम करते हैं,
अगर आप एसडीएम होते हैं तो आपके पास लैंड के केस आते हैं। दो भाई हैं या कोई व्यक्ति है, उसकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। एक तो आप ये है कि आपकी कोर्ट में वो मामला आ ही नहीं रहा, या फिर आपकी कोर्ट में वो चल रहा है मामला। अगर आपने उसकी ज़मीन को के कब्जे को छुड़वा दिया ऐसे लोगों से जो उसकी ज़मीन हड़पना चाह रहे थे, मदद हो गई। दूसरा, अभी जब मैं गया तो एक पीवीटीजीज होते हैं जो बहुत वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं, बैगा ट्राइब्स, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में थी। उनके पास बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम्स होती हैं वो नहीं थी, उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। जब वो महाअभियान चला तो उसको इतने अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट किया मेरी टीम ने, मेरा भी सहयोग था उसमें, कि जब उनके पास पहली बार वो चीज़ पहुंची तो वो बड़े खुश हुए कि आज तक हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया। वहाँ पे जब रोड का सर्वे करवाया, वो इम्प्लीमेंट करने वाले पे है कि वो कितने अच्छे से करवाता है। जो टोले टोले बोलते हैं, छोटा सा गाँव का समूह होता है वहाँ पे, मजरा टोला बोलते हैं उनको, वहाँ पर आज तक अभी सड़क ही नहीं पहुंची। बारिश में वो कट जाते थे, वहाँ तक सड़क का सर्वे हो गया और सड़क बनना शुरू हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाली। बहुत बह सकता हूँ मैं इस टॉपिक पे, सवाल का जवाब देने में, पर डायरेक्ट जो जुड़ता है ना, वो ये सेवा है जो आदमी से सीधा डायरेक्टली जुड़ती है, बिल्कुल फेस टू फेस। उसको ये दिक्कत कर रही है, उसको वो व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसने मारपीट कर दी, आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, होपफुली मैं इसको जवाब दे पाया, लेकिन बहुत कुछ है कहने को मेरे पास इसमें। नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम अनंत तिवारी है और व्यक्तिगत तौर पर मैंने 2018, 2019 और 2021 के आपके तीनों इंटरव्यू दृष्टि के मॉक मैंने देखे। तो कहीं ना कहीं जब मैं 2021 वाला वीडियो देख रहा था तो आपने कहा कि आपके किसी क्षेत्र में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर रवि कुमार सिन्हा कृषि क्षेत्र में होते तो भारत को एक बहुत अच्छा किसान मिल पाता, और भारत के उत्थान के लिए तो एक जो किसान भी है उसकी भी जो महत्वता होती है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने उस भौकाल के लिए जिसकी बात आप कर रहे थे, कहीं उसके लिए तो एंट्री नहीं ले लिया आपने। धन्यवाद। नहीं यार, भोकाल के लिए नहीं लिया, यही आंसर है। हो गया, अलग बात है। और कृषि क्षेत्र में रुचि है तो अकेले किसान बनने से बढ़िया है ना बहुत सारे किसान बनाए। अभी मेरी मिनिस्ट्री है जो असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की मिनिस्ट्री होती है, वो भी मेरी एग्रीकल्चर है। आप चिंता मत करें, मैं बहुत सारे किसानों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। हेलो सर। बताएं। हेलो सर, मेरा नाम निशांत सिंह है। सर मेरा क्वेश्चन कोचिंग से रिलेटेड है। सर मेरा ये मानना है, मेरा एक क्वेश्चन पहले ये है कि सर क्या एक एस्पिरेंट की जर्नी में कोचिंग का क्या रोल होता है, एंड मेरा ये मानना है कि सर अगर मैं कोचिंग ना भी लूँ तो क्या हम अपनी सक्षमता से और अपनी मेहनत से यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं, इस पे आपके क्या विचार हैं, मैं जरा जानना चाहता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जीएस की कोचिंग कहीं से नहीं ली थी, जीएस मैंने खुद से किया था, ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग ली थी। तो अगर आप जीएस मैंने खुद से सब की थी, वैसे आप कर सकते हैं। ऑप्शनल मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा इसमें कमांड की ज़रूरत है तो मैंने कोचिंग की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोचिंग करता है वही सेलेक्ट होता है। कोचिंग कितने लोग करते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करता वो नहीं सेलेक्ट होता। ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने